तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन से लेके आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं सारे को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो आइए समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन होता क्या है। तो रिस्पायरेशन में आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, रिस्पायरेशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता छोड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में यही पढ़ने वाले कि कैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसी सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कई सारे हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, डायाफ्राम हो गए और हमारे रिब्स केज हो गए। ये सारे चीज़ें मिल करके क्या करती है, रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, रिस्पायरेशन करवाने का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा गया कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन बोलते हैं। और रिस्पायरेशन में हमारा डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है और जो हमारे लंग्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे रिब्स केज पाए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कई सारे स्टेप लिखे गए हैं जो हमारे रिस्पायरेशन की प्रोसेस में होती है। सबसे पहले आ जाता है इनहेलेशन, जिसको हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा एक्सहेलेशन, जिसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। और तीसरा आ जाता है गैसियस एक्सचेंज आ जाता है। तो इन्हीं को डिटेल में मतलब कि यहाँ पे बताने वाला और एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस आती है इनहेलेशन, या जिसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर करना, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इनहेलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखी है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है, इंटर करती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो इनहेलेशन होता है उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, मतलब कि जो हमारी एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स के अंदर कैसे जाती है, क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे जो है रेस्पायर्ड ट्रैक के अंदर इंटर करता है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया लंग्स बना दिया है, और ये हमारा बन गया रिब्स केज बन गया, और यहाँ पे मैंने बना दिया डायाफ्राम बना दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो एयर है, मतलब कि ऑक्सीजन ये इंटर कब करती है, जब हमारा क्या होता है कि जो डायाफ्राम होता है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और हमारा रिब्स केज जो होते हैं ये हमारे अप या आउटवर्ड में मूव करेंगे, मतलब कि ये आउटवर्ड में मूव करेंगे, और ये हमारा जो यहाँ पे जो डायाफ्राम होता है नीचे के साइड मूव करेगा। तो हमारी जो एयर है, जो ऑक्सीजन होती है, यह हमारे लंग्स के अंदर इंटर करती है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, जब हमारा क्या होता है इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, तब हमारा डायाफ्राम जो होता है यह डाउन मतलब कि नीचे के साइड मूव करता है, और जो हमारी रिब्स केज है ये बाहर की तरफ मूव करती है, आउटसाइड मूव करती है। तुरंत क्या होता है कि जो चेस्ट के मतलब कि यहाँ पे जो चेस्ट के पास जो स्पेस होता है वह हमारा बढ़ जाता है। जब यहाँ पे चेस्ट के पास स्पेस हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स के अंदर इस तरीके से इंटर करती। तो ये हमारा इंस्पायरेशन की प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा दूसरा आ जाता है एक्सपायरेशन, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब देख लीजिए एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती कैसे है। अभी आपने देखा था इनहेलेशन में हमारा जो डायाफ्राम है नीचे के साइड मूव करता था, और जो हमारा रिब्स केज होती थी ये आउटसाइड मूव करती थी। तो यहाँ की जो कैविटी होती थी, यहाँ का जो स्पेस होता था वो हमारा बढ़ जाता था, जिससे हमारी एयर इंटर करती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डायाफ्राम होता है ये ऊपर के साइड मूव करेगा, और हमारी जो रिब्स केज होती है ये अंदर के साइड मूव करेंगी, मतलब कि डाउन साइड मूवमेंट करेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो स्पेस होगा वो हमारा कम हो जाएगा, और जो हमारी एयर है, मतलब कि लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ये बाहर की साइड मूव करेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि जब डायाफ्राम हमारा मूव करता है अप साइड, ठीक है, जब हमारा क्या है डायाफ्राम ऊपर के साइड मूव करेगा
तो हमारी जो रिब्स केज है ये हमारी डाउन साइड में मूव करेंगी, मतलब कि अंदर के साइड मूव करेंगी, जिससे क्या होगा कि जो चेस्ट स्पेस है, जो यहाँ का स्पेस है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह आउटसाइड मतलब कि बाहर के साइड क्या करेंगी, निकलेंगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन बोलते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए तीसरा स्टेप आता है हमारा गैसियस एक्सचेंज आता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो हमारी एयर आई थी, मतलब कि यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है और जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है उसी के दौरान हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे कैसे होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। जब हमारे एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन आती है और ब्लड के अंदर जाती है और वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वह हमारे एल्वुलाई मतलब कि ब्लड से एल्वुलाई में और बाहर के साइड मूव करता है, उसको बोलते हैं हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारी एल्वुलाई है, अब इस एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन हमारा आया था, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जाएगा हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर जाएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स के अंदर चली गई। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में इसको बताया। तो अब ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर के साइड मूव करेगा। जब ऑक्सीजन अंदर के साइड मूव करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। और एक गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है ये हमारे एल्वुलाई और ब्लड के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब आगे लिखा गया है, इट अकर्स बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो मैंने ऊपर ही बताया कि जो गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है यह हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस के बीच में होती है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया, इसका मैकेनिज्म लिखा गया, मतलब कि जो हमारा गैसियस एक्सचेंज है वो होता कैसे, इसको समझना है। तो इसमें पहला लिखा गया, एयर इंटर इन द एल्वुलाई ड्यूरिंग द इनहेलेशन। जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं तो आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि जब आप इनहेलेशन की प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि जो डायाफ्राम होता है ये नीचे के साइड मूव करेगा और जो यहाँ पे रहती है हमारी जो चेस्ट कैविटी, मतलब कि जो ये हमारा क्या रिब्स केज है ये हमारा बाहर की साइड मूव करेगा। तुरंत हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है ये हमारे क्या होगी, लंग्स के अंदर आएगी। अब जैसे लंग्स के अंदर आएगी, अब आपको पता है कि लंग्स के अंदर हमारी पाई जाती है एल्वुलाई पाई जाती है, तो हमारी जो एयर होती है यह हमारी कहाँ पे पहुंचेंगी, जो हमारी एल्वुलाई रहेंगी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एल्वुलाई हो गई, एल्वुलाई के अंदर हमारा ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन जो है अब कहाँ पे जाएगा, जो हमारी ब्लड होती है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो वही लिखा गया है कि एयर इंटर द एल्वुलाई ड्यूरिंग द इनहेलेशन। जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो हमारा जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वह हमारे एल्वुलाई के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड थ्रू द एल्वुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं एल्वुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसी एल्वुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो हमारा ऑक्सीजन है यह हमारा पहुंच जाता है कहाँ पे, हमारे पहुंच जाता है ब्लड के अंदर। और जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके पहुंचाता हमारे कहाँ पे, जो एल्वुलाई है इसके अंदर पहुंचाता। तो यही सारी चीजें लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द सेल। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन आया था, जो यहाँ पे ऑक्सीजन आया था ब्लड के पास, अब ब्लड क्या करेगा, जितने सारे सेल्स रहेंगे सारे सेल्स के पास ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिर हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड से हमारे एल्वुलाई के अंदर, फिर ऐसे होते हुए इसको बाहर निकालने का काम करता। तो वही लिखा गया, सेल यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी। मतलब कि जब हमारा क्या होता है रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो जो ऑक्सीजन जाता है हमारे ब्लड के अंदर, अब ब्लड क्या करता है उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है सेल के पास। अब सेल क्या करता है, उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाता है, मतलब कि एटीपी बनाएगा। और जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, मतलब कि एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसको क्या करेगा आउटसाइड, मतलब कि बॉडी से बाहर निकालेगा। अब देख लीजिए निकालेगा कैसे, कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ये हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स से होते हुए ये एक्सहेलेशन की प्रोसेस के दौरान ये हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकल जाता है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया इसके थ्रू सारी चीजें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन बोलेंगे, और जब क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो जब मान लीजिए आपने ऑक्सीजन लिया, अब ये ऑक्सीजन पहुंचा आपके लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर होती है एल्वुलाई होती है, इसके अंदर पहुंच जाता
पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी मैंने बना दिया इस तरीके से, एल्वुलाई बना दिया। तो एल्वुलाई के अंदर हमारा ऑक्सीजन इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे होती है हमारी एल्वुलाई मेम्ब्रेन होती है, एल्वुलर वाल होती है, एल्वुलर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसको डिफ्यूज कर करके हमारा जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। अब हमारा जो ब्लड होता है, अब आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर सभी जगहों पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाती हैं सारे सेल्स के पास। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन को पकड़ने का काम कौन करता है, हमारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं। अब एक हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 4 ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पकड़ के ले जाएंगे हमारे सेल के पास। अब यहाँ पे सेल के पास रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगी, जो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर जाएगा। अब ये जो ब्लड है, अब इस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, ये क्या करेगा कि जो हमारी एल्वुलर वाल होती है, एल्वुलर जो मेम्ब्रेन होती है, इसको क्रॉस करके फिर पहुंच जाता है हमारे एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाता है। अब ये एल्वुलाई के अंदर पहुंच गया। अब क्या होगा कि जब हमारा एक्सपायरेशन मतलब कि एक्सहाइलेशन की प्रोसेस होगी, तो हमारा क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह हमारे लंग्स से मतलब कि यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं, आप देख करके लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी ऐप जा करके तुरंत ही डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। तो आइए अब समझते हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम कैसे करती है, इसको समझने वाले। तो यहाँ पे लिखा गया है, द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन मीन्स हाउ योर बॉडी कंट्रोल हाउ फास्ट और स्लो ब्रीथ डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। मतलब कि आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो होती है कब उसको स्लो ब्रीदिंग करवाना है, कब उसको फास्ट ब्रीदिंग करवाना है, उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम करती है। उसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्या करते हैं, रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, जब आप आराम करते हैं, आप जब सोते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो आपकी स्लो रहती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस टाइम क्या होती है कि आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो आपकी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो होती है रेगुलेट करने का काम करती है, कब आपको फास्ट ब्रीदिंग करनी है और कब आपको स्लो ब्रीदिंग करनी है, तो उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम करती है। उसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम जो करता है हमारा नर्वस सिस्टम करता है, कुछ हमारे केमिकल्स करते हैं और कुछ अदर फैक्टर उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप आ जाते हैं जिसके थ्रू हमारा जो रिस्पायरेशन होती है, जो ब्रीदिंग होती है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप आता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। दूसरा स्टेप आता है ब्रेन डिडक्शन आता है। तीसरा आता है ब्रीदिंग रेट चेंज आता है। तो इन्हीं तीनों स्टेप के थ्रू हमारा क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन होती है उसको रेगुलेट कंट्रोल किया जाता है। तो आइए समझते हैं इन सारे चीज़ों को। सबसे पहला जो स्टेप आता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रेन बना दिया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया जो हमारे होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देख लीजिए, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या आप अपने ब्रीदिंग को क्या करते हैं, होल्ड रखते हैं, कि आप कुछ टाइम अपने सांस को रोक के रखते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं या मरने की एक्टिंग करते हैं, उस टाइम क्या होता है कि आप अपने सांस को रोक के रखते हैं। या जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके कहने का मतलब होता है कि उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन जो होता है वह हमारा घटने लगता है। तो वही पहला स्टेप लिखा गया, व्हेन यू एक्सरसाइज और होल्ड योर ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड। मतलब कि जब आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपनी सांस को रोक के रखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है और जो ऑक्सीजन होता है उस टाइम हमारा घटने लगता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा जो ब्लड होगा उसका जो नेचर हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। मतलब कि जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 वह घट के हमारा क्या होगा, कम होने लगेगा। मतलब कि ब्लड का जो पीएच है वो हमारा चेंज होने लगेगा।
लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दिया कि हमारा जो ब्लड है ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगी। समझ गए। अब दूसरा यहाँ पे स्टेप आ जाता है, ब्रेन डिडक्शन आ जाता है। ब्रेन डिडक्शन का मतलब होता है कि जैसे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है इसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और हमारा जो ब्लड है वो हमारा बेसिक से एसिडिक हो जाएगा। तुरंत हमारे ब्लड के अंदर होते हैं इस तरीके से कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी केमिकल है। ठीक है, अब क्या करेगा जो हमारा कीमो रिसेप्टर तुरंत इसको तुरंत डिडक्ट करेगा, मतलब कि जैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ब्लड का जो पीएच है वो चेंज होगा, बेसिक से एसिडिक होगा, तुरंत उसको डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद तुरंत क्या करेगा, जो सेंसरी नर्व होती है उसके थ्रू मैसेज भेजता है हमारे ब्रेन में, जो यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और जो पोन्स होता है उसके पास मैसेज भेजेंगे। अब जैसे ही भेजेगा मैसेज यहाँ पे तुरंत वही लिखा गया, स्पेशल सेंसर कॉल्ड कीमो रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड आर्टरीज। मतलब कि जैसे ही हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, ऑक्सीजन की मात्रा घटी यहाँ पे, मतलब कि ब्लड का पीएच जो होता है वो हमारा चेंज हुआ, तुरंत हमारे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करेंगे, जो हाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लो पीएच होता है और जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो कम हो गया उसको तुरंत डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद तुरंत क्या करेगा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये तुरंत ही मैसेज भेजेगा, जो हमारी मोटर नर्व होती है इसके थ्रू मैसेज भेजेगा, हमारे डायफ्राम के पास भेजेगा। अब डायफ्राम क्या करेगा, जल्दी जल्दी इसका क्या करेगा, ब्रीदिंग करवाएगा, मतलब कि जो ब्रीदिंग रेट है उसको बढ़ा देगा। मतलब कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा निकलेगा और ऑक्सीजन जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अंदर आएगा। तो वही लिखा गया कि द मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंड सिग्नल टू डायफ्राम। रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्रीथ फास्टर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बाहर ज़्यादा निकलेगा और जो ऑक्सीजन है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आएगा। तो यही सारी चीज़ें होती है हमारा रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल के बारे में, मतलब कि हमारा जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, कब आपको फास्ट ब्रीदिंग करनी है, कब आपको स्लो ब्रीदिंग करनी है, उसको करवाने का काम, उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, हमारा जो ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम करता है और जो केमिकल्स होते हैं वो भी रेगुलेट कंट्रोल करने का काम हमारे रिस्पायरेशन मतलब कि ब्रीदिंग की प्रोसेस को करते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने फ्लो चार्ट में बना करके यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। मैंने बोला कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और ये प्रोसेस तब होगी जब आप क्या करेंगे, लंबे समय तक सांस को रोक के रखेंगे, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तब ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारे आर्टरीज के अंदर। अब एक कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, इस सिग्नल को डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज ले जाएंगे हमारे पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास मैसेज ले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैसेज जाएगा तुरंत हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेंगे, मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेजते हैं, हमारे डायफ्राम के पास मैसेज भेज देते हैं। अब डायफ्राम क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आएगा। मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लग जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बढ़ने लग जाएगी। तो ये होता है हमारा क्या, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब कि कब हमारे बॉडी को मतलब कि फास्ट ब्रीदिंग करनी है, कब हमारे बॉडी को स्लो ब्रीदिंग करनी है, तो उसको करवाने का काम हमारा कौन करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें करवाने का काम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना करके लिख दी, आप यहाँ से देख करके सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट में लिखे ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए। समझ गए सारी चीजें, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आगे सारी चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया लंग्स वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर योर लंग्स कैन होल्ड व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट। मतलब कि जब आप क्या करते हैं, सांस को अपने अंदर लेते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं तो कितना अमाउंट में जो एयर है आपका जो लंग्स है ये अपने अंदर रोक सकता है, होल्ड कर सकता है, इसी को बोलते हैं हम लंग्स वॉल्यूम बोलते हैं। अब देख लीजिए इसमें आ जाता है पहला हमारा टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, जिसको हम टीवी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथ। जब आप नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं तो कितना अमाउंट में एयर जो है आप इनहेल करते हैं और कितना निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लंग्स है,
अब लंग्स के थ्रू मतलब कि कितना यहाँ पे एयर अपने अंदर ले रहे हैं और कितना एयर निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये हमारा 500 ml होता है, एक एडल्ट के अंदर होता है। मतलब कि आप क्या करते हैं 500 ml एयर को हम लेते हैं और 500 ml लगभग एयर को क्या करते हैं निकालते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसमें दूसरा आ जाता है हमारा इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन। जब एक नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप नॉर्मल इनहेलेशन जब करेंगे 500 ml आपने एयर लिया, अब इस 500 ml के अलावा कितना और एक्स्ट्रा अमाउंट में आप एयर अंदर ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब आप बाबा रामदेव वाला योगा करते हैं, जैसे आप मान लीजिए इतने टाइम नॉर्मली सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जब योगा करते एक लंबी सांस अपने अंदर लेते हैं, मतलब कि नॉर्मल के अलावा फोर्सफुली सांस अपने अंदर खींचते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये जो हमारा IRV होता है लगभग हमारा 3000 ml होता है। मतलब कि आप 500 ml जो है जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे आप बैठे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 500 ml ले रहे हैं, 500 छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जब योगा करने बैठते तो इस 500 ml के अलावा भी आप 300 ml और अपने अंदर 3 लीटर मतलब कि खींच सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ भी लिख दिया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया टेकिंग ए डीप ब्रीथ, मतलब कि जब आप लंबी सांस लेते हैं फोर्सफुली आप सांस को अपने अंदर खींचते हैं, किसके कंपेयर में, नॉर्मल ब्रीथ के कंपेयर में, मतलब कि आप 3000 ml सांस को फोर्सफुली अपने अंदर खींच सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। इसको हम ERV बोलते हैं। ERV का मतलब होता है कि जैसे आप नॉर्मल एक्सहालेशन करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 500 ml एयर को छोड़ रहे हैं, अब इस 500 ml के अलावा कितनी एयर और आप बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मैं बोला कि आप योगा करते हैं तो एक लंबी सांस लेते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहे हैं, क्योंकि वो आप नॉर्मल से ज़्यादा ले रहे हैं। अब आप फोर्सफुली अगर सांस को छोड़ते भी हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, और वो हमारा जो होता है 1100 ml होता है। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है रेसिडुअल वॉल्यूम लिखा गया है। रेसिडुअल वॉल्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में RV बोलते हैं। अब रेसिडुअल का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आपने सांस को क्या किया, बाहर निकाला। जैसे मैंने मान लीजिए बोला कि 1100 ml आपने क्या किया कि एक्स्ट्रा अमाउंट में जो मतलब कि एयर है आपने बाहर निकाला, फोर्सफुली निकाला। नॉर्मली तो हमारा 500 ml निकलता है, लेकिन आपने फोर्सफुली निकाला तो ये हमारा कितना निकला, 1100 ml निकला। तो इसके अलावा जो एयर है इस लंग्स के अंदर कितनी बची रह जाती है, उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और जो RV होता है हमारा कितना होता है, 1200 ml होता है। मतलब कि जब आपने 1100 ml आपने फोर्सफुली निकाल दिया था, इसके अलावा भी हमारा जो यहाँ पे 1200 ml एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एयर है इसके अंदर रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो कुछ देर तक अपनी सांस को रोक के रखते हैं, तो यही जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बचा रहता है, यही वहां पे क्या करता है, हमारे सेल को जिंदा रखने में काम करता है। समझ गए सारी चीजें। आइए अब बात करते हैं हम लंग्स कैपेसिटी के बारे में। तो लंग्स कैपेसिटी को हम टोटल लंग्स कैपेसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLC बोलते हैं। तो यहाँ पे TLC का मतलब होता है इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन लंग्स कैन होल्ड आफ्टर ए फुल इनहेलेशन। जब एक क्या करते हैं, हम एक फुली इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कितना अमाउंट में, कितना मैक्सिमम अमाउंट में हमारा जो लंग्स है एयर को होल्ड कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। तो एक एवरेज यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी लिखी गई, मेल की जो होती है हमारी 6 लीटर होती है, और फीमेल की जो होती है नियर अबाउट हमारा जो होता है 4.2 लीटर हमारा होता है। अभी आगे आपको दिखाएंगे भी। अब यहाँ पे सबसे पहले आज बात करेंगे कुछ, यहाँ पे कुछ लंग्स कैपेसिटीज दी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, जिसको हम IC बोलते हैं। तो यहाँ पे IC का मतलब समझ लेते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन। जब आप नॉर्मल एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, उसके बाद कितना मैक्सिमम अमाउंट में आप एयर जो है आप अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। अब जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इसके निकालने का जो फार्मूला होता है IC इक्वल टू होता है TV, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारा होता है
IRV मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और आपने इसके बारे में पीछे देख लिया था, मतलब कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 500 ml होता है, और हमारा जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हमारा 3000 होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा IC मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल करके आ जाएगी। अब देख लीजिए, बात करेंगे दूसरा आ जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में। तो इसका मतलब होता है क्या, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्साइलेशन। जब आप एक नॉर्मल एक्साइलेशन करते हैं तो कितना एयर, कितना अमाउंट में जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलती हैं। और इसका जो फार्मूला होता है FRC मतलब कि यही हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हमारा होता है आरवी का मतलब आपने पीछे मैंने बताया था रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा जो ERV होता है मतलब कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है हमारा, ये होता है 1100 होता है, और जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम होता है ये हमारा 1200 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। अब देख लीजिए आगे हमारा आ जाता है विटल कैपेसिटी आ जाती है, जिसको हम VC से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, 2 नंबर में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इनहेलेशन। जब आप क्या करते हैं, मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं, मतलब कि आप डीप सांस को अपने अंदर लेते हैं, तो कितना अमाउंट में जो एयर है, कितना अमाउंट में एयर आप क्या कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है VC इज इक्वल टू होता है TV प्लस IRV प्लस ERV। मतलब कि आप क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा विटल कैपेसिटी निकल करके यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमारा लास्ट आ जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, जो मैंने यहाँ पे बताया था पीछे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए होता है कि TLC इज इक्वल टू होता है TV मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, और हमारा क्या होता है जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो हमारी जो लंग्स की पूरा कैपेसिटी आ जाएगी, यह हमारा लगभग जो आएगी 5800 ml आएगी, मतलब कि 5 से 6 लीटर के नियर अबाउट आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक आ जाता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन आ जाता है। आप गए होंगे हॉस्पिटल के अंदर, देखते होंगे एक मास्क लगा देते हैं पेशेंट के ऊपर, वो हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड और रिस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग। जब हम क्या करते हैं, मशीन की हेल्प से किसी भी पर्सन को ब्रीदिंग देते हैं, मतलब कि अगर किसी की सांस रुक गई है, उसके अंदर या तो सांस स्लो चल रही है, ब्रीदिंग रेट उसका स्लो चल रहा है, तो उसको क्या करते हैं आर्टिफिशियल मतलब मशीन के द्वारा क्या करते हैं, ब्रीथिंग देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए पर्सन ब्रीदिंग हैज स्लो डाउन और स्टॉप्ड, देन स्टिमुलेटिंग द ब्रीदिंग बाय द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है या तो उसका सांस जो होता है स्लो हो जाएगा, तो उसकी सांस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मशीन का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में जैसे हमारा आ जाता है माउथ टू माउथ आ जाता है, वेंटिलेटर आता है, फिर हमारा CPR आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी बोलते हैं, और यहाँ पे रेस्टिकेशन बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसका आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का पर्पस क्या है, क्या इसका एम है। सबसे पहला कि अगर किसी की ब्रीदिंग क्या है, स्लो डाउन हो गई या स्टॉप हो गई है, तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, किसी का जो ऑक्सीजन की वजह से जो ब्रेन डैमेज हो रहा था, उसकी जो सेल डेथ हो रही थी या मरने से, उसको बचाया जा सकता है इसकी हेल्प से। और इमरजेंसी सिचुएशन में भी आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट हमारा आ जाता है रिसस्टिकेशन, इसको प्रोनाउंसिएट जरूर से कर लीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं, इफ समवन फॉल डाउन एंड स्टॉप ब्रीदिंग यू कैन प्रेस ऑन देयर चेस्ट आर गिवन ब्रीथ टू ट्राई एंड सेव लाइफ आर नॉर्मल फंक्शन। जब किसी की क्या होती है, ब्रीदिंग रुक जाती है, ठीक है, अचानक से ब्रीदिंग रुक जाती है, तो क्या करते हैं, उसके चेस्ट के ऊपर हम प्रेस करते हैं, और जिसकी हेल्प से उसका जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो फिर से वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं हम रेस्टिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करते हैं, इसको एग्जांपल से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है,
ठीक है। अगर उसका क्या होता है कि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है तो फॉल डाउन हो जाती है, तो क्या करते हैं, गिव माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, मतलब कि उसके मुंह के अंदर अपना मुंह डाल करके क्या करेंगे, मतलब कि फूकेंगे उसके अंदर और उसके सीने के ऊपर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, मतलब कि सीपीआर देंगे, ठीक है। और जिसकी हेल्प से क्या होगा कि उसकी जो लंग्स है वो फिर से अगेन मतलब कि काम करने लग जाएंगे, मतलब कि उसका जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो फिर से लौट आएगी। उसी को हम बोलते हैं रिसक्सिकेशन बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।